वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस के लास्ट सेकंड चैप्टर यानी कि क्षेत्रीय संगठन है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है तो वो क्या होता है कि भाई अभी तक जो हम इस पूरे कोर्स में पढ़ते आ रहे थे तो हमने देखा कि भाई राजनीति के बारे में बताया, ये बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा देश कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने यूएन पढ़ लिया, राष्ट्रीय संघ भी पढ़ लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी पढ़ ली, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी पढ़ ली, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी पढ़ लिया। तो इसी के साथ साथ मतलब अब यहाँ तक हमें पता चला कि भाई सारी बातें कैसी हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल की हो रही हैं। एक इंटरनेशनल पूरा खाका तैयार कर दिया गया है यहाँ पे। तो वही जो पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड ईयर की बुक का लास्ट सेकंड चैप्टर है क्षेत्रीय संगठन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्षेत्रीय संगठन होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों होती है और इन्हें बनाया किस वजह से जाता है, या फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो भाई पहली चीज़, क्षेत्रीय संगठन का मतलब होता है क्षेत्र का संगठन। अब यहाँ बात ऐसी नहीं हो रही है कि कोई छोटा सा एरिया हमने उठा लिया, उस क्षेत्र का कोई संगठन बना लिया। यहाँ पर बात ऐसी नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल की। यानी कि एक क्षेत्र, जैसे उत्तर में जितने देश हैं उनमें से कुछ देशों ने अपने एक क्षेत्र के देशों ने एक संगठन बना लिया। हमारे पूरब में जितने देश हैं उस क्षेत्र के देशों ने एक साथ संगठन बना लिया। जो साउथ में है उन्होंने एक साथ बना लिया, जो वेस्ट में है उन्होंने एक साथ बना लिया, जो मिड में है उन्होंने एक साथ बना लिया। तो ये हो गए हमारे क्षेत्रीय संगठन। तो क्षेत्रीय संगठन का अर्थ क्या हुआ कि भाई एक भौगोलिक स्थिति की जगह पर जब कुछ देश मिलकर या कुछ समूह मिलकर कोई संगठन बनाए उसे क्षेत्रीय संगठन बोला जाता है। यानी पर्टिकुलर वन प्लेस, एक क्षेत्र जो हमारा आता है। अब बात आती है सेकंड कि भाई क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर मुद्दे कौन से होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्षेत्रीय संगठन को सबसे ज़्यादा प्रभावी बनाती है या बनने के लिए मजबूर करती है या उसको बनाने की ज़रूरत समझी जाती है। तो भाई पहली चीज़ क्या है, भौगोलिक समीपता। भौगोलिक समीपता का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है ठंडा इलाका है। तो यूरोप के अंदर जितने भी देश होंगे, जैसे मान लो हमारा इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ऑस्ट्रिया है, सर्बिया है, तो ये जितने भी देश हैं, ये इटली है, ये पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, ये सब ठंडे इलाके में आ गए। ठंडा इलाका हो गया इनका, एक जैसी भौगोलिक स्थिति। यानी कि अगर किसी एक संगठन, किसी एक देश को कोई प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही है तो वही सेम प्रॉब्लम उसी एरिया के दूसरे देश को भी होगी। यानी अगर मान लो वहाँ पर जो है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए समंदर की ज़रूरत है और वो देश जो है बीच में है, उनको समंदर पार करके जाना होता है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि भाई जितनी प्रॉब्लम एक देश को पड़ेगी उतनी साइड वाले को पड़ेगी। तो यानी उन दोनों ने क्या किया, आपस में बातचीत की और बोला भाई तुझे भी ये प्रॉब्लम पड़ रही है, मुझे भी ये प्रॉब्लम पड़ रही है, एक काम करते हैं संगठन बनाते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी में पावर होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो मेजॉरिटी के अंदर होती है। तो वही चीज़ क्या हो गई, भौगोलिक समीपता के एक जैसा भौगोलिक स्थान जो होता है वो संगठनों को बनाने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। रीज़न भी क्या होता है उसके पीछे भाई, कि जैसे कि हमारा दक्षिण एशिया है, तो दक्षिण एशिया में हमारा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, चाइना। वही हमारा पॉइंट नंबर 2 है सामान्य हित। तो भाई क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है वो क्या होती है, सामान्य हित। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि कोई एक कहे कि उसे व्यापार में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा वाला देश कहे कि उसे भी व्यापार में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोगों के जो हित होंगे वो एक जैसे होंगे और वो अपनी उस हित की मतलब वो जो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो क्या करेंगे कि भाई वो एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो उन्हें व्यापार में सहायता प्रदान कर सके। तो वहीं जैसे कि कुछ और चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर उन्हें मान लें औद्योगिकरण का दौर था यूरोप में, तो उन लोगों को कच्चा माल चाहिए था, ज़्यादातर यूरोप वाले देशों को कच्चा माल चाहिए था, तो वो अपने उपनिवेशवाद जो देश थे उनसे मदद लेते थे। तो उन लोगों के जो हित थे वो सामान्य थे, यानी एक जैसे हित थे और उसी के ज़रिए वो अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी नीतियाँ बनाते थे। तो वही ये सारी चीज़ें क्या ज़रूरी हो गई कि एक भाई भौगोलिक समीपता, दूसरा सामान्य हित और तीसरा पारस्परिक सहयोग।
एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि किसी भी क्षेत्र के लोग, वो लोग ये चाहते हैं कि जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी राजनीति है, उस पर अच्छा प्रभाव पड़े, उनकी संस्कृति का प्रसार हो, वो सुरक्षित रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पारस्परिक सहयोग, कि भाई इस पारस्परिक सहयोग के रहते ही जो देश हैं वो आपस में सहयोग करते हैं और उस सहयोग से वो उन एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सके। इसी के अलावा हमें यहाँ 3 बातें पता चल गई कि भाई किसी भी क्षेत्रीय संगठन को बनाने के लिए जो ज़रूरी तत्व हैं वो क्या है? भौगोलिक समीपता, सामान्य हित, पारस्परिक सहयोग। वहीं अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के कुछ ऐसे संगठनों की जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और जिन्होंने अपने इन तीनों जो ज़रूरतें हैं इन्हें पूरी करने के लिए संगठन बनाए, और देखते हैं वो कितने प्रभावी हैं और कितने ज़्यादा उनकी आज के लेवल में इम्पोर्टेंस देखी जाती है। सो द फर्स्ट इज़ अरब लीग। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अरब लीग यानी अरब के देश, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने जो पूरा हमारा मिड एशिया है और अफ्रीका है, जितने भी अरेबियंस कंट्रीज़ हैं, उन खाड़ी देश हैं, उन सारे देशों ने अपना क्या बना लिया? एक संगठन बना लिया। और इसका रीज़न क्या था कि भाई वो लोग अपना जो सहयोग थे वो आपस में सहयोग करना चाहते थे, अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारना चाहते थे, अपने राजनीतिक तत्व का भी पूरा ख्याल रखना चाहते थे। वहीं 22 मार्च 1945 को अरब लीग बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा पहला मुद्दा था उन लोगों का राजनीतिक, कि वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाए जो व्यवस्था उनके हित में हो, उनकी जो आपसी उनके भाईचारे हैं उनके देशों के, वो ख़राब ना हो, और उनकी जो उनकी राजनीति है उसका एक अच्छा प्रभावी असर दुनिया के ऊपर पड़े। वहीं दूसरा मुद्दा था इसका स्वतंत्रता। तो भाई स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। तो अरब नेशंस का एक ये डिमांड भी थी कि भाई अरब नेशंस के जितने भी देश हैं, जितने भी हो गए ये, तो इन सबको कोई बाहर की ताकत आकर इन पर कोई बंदिश या कोई इन पर दबाव ना डाले, और ये अपने जो काम है, जो इनकी जो नॉर्मल इनकी आज़ादी है, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। और वहीं ये लोग एक दूसरे की सुरक्षा भी कर सके, सैनिक सुरक्षा भी और आर्थिक सुरक्षा भी। तीसरा मेन मुद्दा आ जाता है इसका सांस्कृतिक बचाव। सांस्कृतिक बचाव एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि अरब नेशन ज़्यादातर मुस्लिम नेशंस हैं, तो भाई वो अपने आप को एक समृद्ध और एक ताकतवर नेशन इसलिए भी बनाना चाहते थे ताकि उनका जो रिलीजन है, जो उनकी संस्कृति है, उसका बचाव किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं अगर हम थोड़ा सा ले लें तो अरब देशों में अरबी कॉस्ट्यूम पहनी जाती है, जिसको तो टोटली इंग्लिश में अरबी लिबास भी बोला जाता है। तो वो लोग अपनी संस्कृति को भी बचाना चाहते थे क्योंकि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट थी। एक चीज़ और है कि भले ही दुनिया कितनी भी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है या कितनी भी मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, लेकिन अरब नेशंस में आज भी जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो अरबी कॉस्ट्यूम्स को ही किया जाता है। वहाँ पर लोग ऊपर एक शैल पहनते हैं, एक रिंग टाइप डालते हैं, एक मतलब उनकी एक पूरी चादर होती है, उसके बाद उस पर एक रिंग होती है, एंड उनका जो कॉस्ट्यूम होता है वो पूरा ऊपर से नीचे तक होता है। लेडीज़ भी ज़्यादातर इस चीज़ को फॉलो करती हैं, हिजाब वगैरह को, और जो वहाँ के जेंट्स हैं वो अभी कॉस्ट्यूम को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट फॉलो करते हैं। तो भाई एक ये बहुत बड़ा रीज़न हो गया कि अरब लीग का जो मेन मुद्दा था वो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बचाव था और अपने आप को एक सुदृढ़ और समृद्ध ताकत के रूप में उभारना था। लेकिन ये कुछ खास काम नहीं कर पाई। रीज़न क्यों? क्योंकि भाई 1990 में जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ाई हुई तो वहीं अरब नेशंस में काफ़ी ज़्यादा फूट पड़ गई और ये आपस में एक दूसरे के थोड़े से मतलब डिवाइड हो गए। इसी के अलावा जो इसके मेन इम्पॉर्टेंट देश थे वो टर्की, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे देश हैं, जिनमें से इसका जो हेडक्वार्टर है वो टर्की की राजधानी काहिरा में है। पहले जब उसके इजराइल से थोड़े से संबंध अच्छे हुए थे तो वो चेंज कर दिया गया था, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में लगा दिया गया था। बट बाद में जब वो फिर से उसकी सदस्यता इजिप्ट को वापस मिली तो भाई वो फिर अपनी जगह पर वापस आ गया। वहीं हमारा दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिकी राज्यों का संगठन। तो भाई ये बना था अप्रैल 1948 को। तो इस संगठन का क्या था कि जो ऊपर नीचे के अमेरिकी महाद्वीप थे
इन्होंने अमेरिकी राज्यों ने क्या किया, आपस में एक संगठन बनाया और इनका जो मेन मुद्दा था वो भी यही था कि भाई ये अपनी राजनीतिक शक्ति बनाना चाहते थे, अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे। इसके अलावा संस्कृति की बात अगर हम करें तो भाई यहाँ तो संस्कृति सिंपल है, क्रिश्चियनिटी ये लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि क्रिश्चियनिटीज़ में भी काफ़ी सारे हमारे अदर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे होते हैं कि कैथोलिक क्रिश्चियंस लोग होते हैं, नॉर्मल क्रिश्चियंस लोग होते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या चीज़ पता चली कि भाई जो अमेरिकी हमारे राज्यों का संगठन था तो इसमें क्या चीज़ देखी गई कि भाई ये अपने आप को क्या करना चाहते थे, सुदृढ़ और मजबूत करना चाहते थे। वहीं इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, शेष था। ये लोग चाहते थे कि जो अमेरिकी संगठन है वो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी साबित हो, और उससे क्या साबित हो कि दुनिया में एक क्षेत्रीय संगठन इतना ज़्यादा मजबूत कि वो बाकी शेष दुनिया पर अपना प्रभाव जमा सके। तो भाई ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था अमेरिका के लिए और अमेरिकी राज्यों के लिए। वहीं दूसरी चीज़ क्या थी, सहयोग, कि अमेरिकी राज्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं और मतलब वित्तीय सहयोग या राजनीतिक सहयोग इस प्रकार के अपने सहयोग ये डालते हैं। तो वहीं इन लोगों में सहयोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्चस्व जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमें सीधी सीधी बात पता है भाई अमेरिका है तो वर्चस्व की बात तो आ ही जाती है। तो वहीं अमेरिका का क्या अमेरिकी राज्यों में कोई वर्चस्व है क्या, ये देखा जा सकता है। भाई अमेरिका अपने सारे अमेरिकी संगठन में ऐड देशों की वित्तीय सहायता करता है, पैसों से काफ़ी मदद करता है। तो क्या उसको सर्वश्रेष्ठ बना दिया जाए, क्या उस पर कोई दबाव ना डाला जाए? तो भाई ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे केसेस आए हैं इस संगठन में भी कि अगर इनको ज़रूरत पड़ी है तो इन लोगों ने एक साथ एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो यहाँ वर्चस्व वाली कोई भी बात नहीं है, वो एक चीज़ आम है कि ये आपस में सहयोग करते हैं, कि ये आपस में सहयोग करते हैं और यही इनका मेन पॉइंट है। वहीं हमारा एक और संगठन है जिसका नाम है आसियान, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस संगठन कहलाता है। जो आसियान की लोकेशन है भाई हमें समझ में आ गया, अरब लीग की लोकेशन कौन सी हो गई, मिड वाले एरिया हो गया। अमेरिका की तो समझ में आ ही जाती है, आसियान की लोकेशन कौन सी है? तो भाई हमारे एरिया में जो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड ये हैं, तो ये इनकी मेन लोकेशन है, यानी कि ये सारे देश इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं। तो आसियान बना कब था? 1967 में बना था। और आसियान की जो मेन मुद्दे थे, इसने 3 मेन मुद्दे रखे। पहला, सांस्कृतिक बचाव। भाई आसियान में जितने भी लोग थे, इन लोगों का जो मेन मुद्दा था, ये चाहते थे कि जो भी इनके देशों की संस्कृति है उसका बचाव किया जा सके, उसको एक सहयोग दिया जा सके। और यही इनके लिए मेन मोटिव भी था कि इनके साथ एक अच्छा बर्ताव वाला काम किया जाए, यानी इनकी संस्कृति के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हों और उसे दुनिया के सामने एक मजबूत तौर पर भी खड़ा किया जाए। वहीं एक और चीज़ थी कि भाई संस्कृति जो के बारे में जो इन्होंने बात की, वो ये भी इनका मुद्दा था कि जो एक स्वतंत्र देश होते हैं उनमें संस्कृतियों की पूरी आज़ादी होती है। तो वहीं संस्कृति का बचाव भी इन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और संस्कृति पर विशेष ध्यान देना भी इन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट था। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी कि संस्कृति के लिए इन्होंने काफ़ी सारी अपने काम किए, काफ़ी रूल्स पास किए और उस पर फोकस भी किया। वही हमारा दूसरा था आर्थिक सहयोग। तो भाई आसियान के देश एक दूसरे के व्यापार में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं। इसके अलावा ये इनके सहयोग से ये अपने आपस के जो व्यापार हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा उजागर करते हैं। विश्व में आसियान का डंका बजता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ये और काफ़ी मजबूत संगठन के नाम से आसियान जाना जाता है। वहीं हमारा नेक्स्ट है राजनीतिक। तो राजनीतिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी। तो इसमें क्या है कि भाई ये अपनी राजनीतिक स्थिति पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाहर की कोई देश अगर कोई मसला आ जाता है तो आपस में बैठ के सुलझाते हैं और अपने जो मसले होते हैं इनके ये उसको एक मंच देते हैं, आसियान का मंच, जहाँ पर उसके लिए बातचीत की जाती है। तो भाई आसियान जो है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक संगठन में से एक संगठन है और कई बार और इंडिया भी आसियान के साथ ऐड होना चाहता है। इनफैक्ट लास्ट आसियान समिट में हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे। वहीं एक और चीज़ और भी है कि भाई जो आसियान है वो क्योंकि हमारी पूर्व दक्षिण पूर्वी हमारा संगठन है
तो भाई उस संगठन में और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है कि एक पूरा क्षेत्र आसियान ने घेर रखा है और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तौर से काफ़ी ज़्यादा समृद्धि आसियान को इतने टाइम में मिल गई है। वहीं हमारा आगे का एक संगठन है यूरोपीय यूनियन, जिसे EU भी बोला जाता है। इसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके यूरोपियन यूनियन बना दिया गया। अब इस संगठन की जो डेट्स है वो काफ़ी शायद 1948 से लेके कुछ 67 के बीच में है। धीरे धीरे ये जो संगठन था काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता गया। इस संगठन की एक आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ तो आपको पता ही है कि नॉर्मली भाई यूरोप का जो एक कल्चर है वो एक लिमिटेड कल्चर है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा विश्व में फैला वो, लेकिन वो उन लोगों ने अपने कल्चर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, उनकी लैंग्वेज पे काफ़ी फोकस है। और इसके अलावा यूरोप ऑलरेडी दुनिया का सबसे ज़्यादा पहला समृद्ध हुआ हुआ कॉन्टिनेंट भी है। तो वहीं हमें क्या पता चला कि भाई यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के मुद्दे हैं वो क्या हैं, आर्थिक सहयोग। ये लोग आर्थिक सहयोग पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत और इनकी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा राजनीति में भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक काफ़ी बड़ा इनका लेवल है। UNO में भी इनको काफ़ी अच्छे नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट जो यूरोपियन यूनियन का जो वहाँ की मुद्रा है यूरो, वो पिछले कुछ वर्षों से डॉलर के लिए ख़तरा बन गई है, मतलब जो उसकी अर्थव्यवस्था का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है। वहीं इनकी संस्कृति के बारे में बता ही चुके हैं, आर्थिक सहयोग ये लोग करते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ताकतवर है। एक कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो था उसने अपने आप को बाद में यूरोपीय लो इस्पात समुदाय इस तरीके से अपने आप का विकास किया। वहीं इसकी संसद भी बनाई, पार्लियामेंट भी है, एक परिषद भी है और खुद का यूरोपीय न्यायालय भी है। यानी एक खुद के संगठन का, एक यूरोप के जो 12 देश हैं इनके संगठन का न्यायालय भी है। वहीं यूरोप का एक खुद का झंडा भी है, खुद का एक राष्ट्रगान भी है। और वहीं इन लोगों ने मतलब क्या किया है कि जो इनका खुद का झंडा है उसमें 12 सितारे हैं और गोल से सितारे उन्होंने अपने आप को इसमें इंगित करने की कोशिश की है। यूरोपीय यूनियन जो है वो विश्व का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा मजबूत सत्तात्मक संगठन है जिसका आज डंका बजता है। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका लेवल भी है। वहीं इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है। तो वही तीसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सार्क, जो कि साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, यानी एक ऐसा संगठन जिसने जो 7 देशों ने मिलकर बनाया था। और इसको बनाया कब था? 1985 में इसको बनाया गया था। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन देशों ने इसको मिलकर बनाया था। और इसका जो मेन मुद्दा था, जो मेन टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था कि भाई ये अपना सांस्कृतिक जो हमारी डेफिनेटली हम बताएं तो दक्षिण एशिया है, उसका जो संस्कृति है वो काफ़ी ज़्यादा मिलीजुली संस्कृति है। तो अपनी संस्कृति को बचाने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, उसका बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाई संस्कृति जो है बच जाए, संस्कृति का काफ़ी ज़्यादा बचाव किया जाए और संस्कृति को प्रसार भी किया जाए। तो वहीं अपनी सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन रहा। इसके अलावा जो इसका मेन मुद्दा था वो था व्यापार, कि जो व्यापार है वो स्वतंत्र हो सके और जितने भी ये सारे दक्षिण एशिया के देश हैं ये आपस में व्यापार की जो इनकी गतिविधियां हैं इनमें बिना किसी प्रॉब्लम्स के ये गतिविधियां फॉलो की जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। वहीं आर्थिक मदद देना, व्यापार की दृष्टि इसकी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आर्थिक सहयोग कि एक दूसरे का सहयोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाना ज़रूरी था। इसी के अलावा जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी कि भाई जो सार्क था वो व्यापार की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अभी तक ना तो कोई देश इसमें से निकला है और कुछ देशों को इसमें डालने की बात की जा रही है। तो वहीं हमें यहाँ से पता चला कि भाई हमने यहाँ पे इतने सारे क्षेत्रीय संगठन पढ़े, तो अब हमें पता है कि एक है हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन UNO जो पूरी दुनिया का है, और ये हैं कुछ हमारे क्षेत्रीय संगठन जो कुछ पर्टिकुलर जगहों पे कुछ देशों ने मिलकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये संगठन बना लिए हैं। इसके अलावा एक संगठन जिसमें भारत ऐड ऑलरेडी है, ब्रिक्स,
जिसका नाम आपने सुना होगा, इसमें भी देश ऐड हो चुके हैं। तो वहीं हमें क्या पता चला कि ये जो कुछ दूरी पे जाके इन लोगों ने क्षेत्रीय संगठन बना रखे हैं, तो ये आपसी सहयोग और मदद और भाईचारे को बढ़ावा देने की एक दृष्टि है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आने लगी है। और ये संगठन जो है ये आपसी भाईचारे के लिए और आपसी सहयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, देन थैंक यू।